Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Bubbly. So we were studying the chapter Atoms and Molecules, and today in this video lecture we'll study about the Dalton's atomic theory. हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको कवर किया था. बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्या मतलब है स्टेटमेंट का सबसे पहले देखते हैं. सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी. ठीक है, एटॉमिक थ्योरी मतलब एटम्स के ऊपर एक थ्योरी दी थी. सो इसीलिए हमने इसको बोल दिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इन्होंने एटम्स को ऑब्जर्व किया एंड उस ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने एक थ्योरी थी, एक स्टेटमेंट था, वो हम कह सकते हैं दिया. ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स. ठीक है, सबसे पहले हिंदी में समझते हैं. ऑल मैटर, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस. फॉर एग्जांपल मैं मैटर हो गई, आप मैटर हो. ठीक है, आप जिस डिवाइस से देख रहे हो वो भी मैटर है. दिस व्हाइट बोर्ड इज ऑल्सो अ मैटर. सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी, टाइनी मतलब स्मॉल, बहुत छोटा. इनडिविजिबल, इनडिविजिबल मतलब जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, हमने पढ़ा था कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. मतलब मैटर जिस चीज से बना होता है वो क्या है, एटम होता है. तो जब हम बोल रहे हैं एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो स्मॉलेस्ट से और ज्यादा स्मॉल क्या होगा, स्मॉलेस्ट को और आप फर्दर कितना डिवाइड करोगे. डिवाइड करते करते तो हम एटम पे पहुंचे थे, और एटम पे पहुंचकर हमने बोल दिया कि भाई सबसे छोटा एटम ही है, उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है. तो एटम को और कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो एटम्स आर इनडिविजिबल. ठीक है, तो इनडिविजिबल का मतलब ये है. पार्टिकल्स नोन एज एटम्स, मतलब सारे के सारे मैटर्स हैं, जितने भी मैटर है इस दुनिया में वो किससे बने होते हैं, टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिनको हम एटम्स बोलते हैं. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो इन्होंने 1808 में दी थी ये थ्योरी. एंड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेटमेंट्स डाल्टन के पॉस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ना सिर्फ आपको 9th क्लास में, 11th 12th इवन एंट्रेंसेस से भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो ऐसा नहीं है आप यहीं पे पढ़ लिया आपने और आगे आपको कभी नहीं पढ़ने को मिलेगा. अभी पढ़ लिया, आगे आपके बहुत काम आएगा. एंड ये चेंज नहीं होता, क्योंकि स्टेटमेंट है इन्होंने दे दिया तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई सीबीएसई बोर्ड आके दूसरा स्टेटमेंट दे देगी. नहीं, यही रहेगा ना. पॉस्टुलेट्स भी इन्होंने ही दिए थे, तो पॉस्टुलेट्स भी इनके सेम ही रहेंगे. तो अभी आप अगर अपना बेस क्लियर कर लोगे, अभी आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो आपको आगे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड ऑफ माई वर्ड्स, अगर आप अभी अच्छे से पढ़ रहे हो, चीजों को टाइम दे रहे हो ना, तो आपको आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 9th 10th बेसिक्स होते हैं. आप ये जो पढ़ रहे हो बेसिक्स हैं. 11th 12th है वो थोड़े हायर लेवल हो जाते हैं. आप 11th 12th में साइंस लोगे तो 9th 10th में आप जो भी पढ़ोगे ना, वो सारा का सारा 11th 12th में रिपीट होगा. एवरीथिंग, सब चीज रिपीट होगी, ब्रॉड होगा काफी ज्यादा. ठीक है, सो मेक योर बेसिक्स ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. सो पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है कुछ अजम्पशंस. डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी एंड फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ अजम्पशंस थे, कुछ पॉस्टुलेट्स थे, वो निकाले इन्होंने. ठीक है, कि क्या क्या पॉइंट्स हैं वो फर्दर हो सकते हैं फ्रॉम द एटॉमिक थ्योरी. एंड ऑलवेज रिमेंबर, साइंटिस्ट हैं वो जो भी डिस्कवरी करते हैं, इट डजंट मीन्स कि वो हमेशा ही सही होगी. हो सकता है ये जो थ्योरी इन्होंने दी है, ठीक है, ये जो भी एटॉमिक थ्योरी दी है, पॉस्टुलेट निकले, वो आगे आने वाले टाइम में गलत साबित हो जाए. ऐसा बहुत बार हुआ है. काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स दिए थे एटम्स के, बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स दिए हैं. ठीक है, तो उस टाइम पे वो सही साबित मान लिया गया, लेकिन फिर बाद में और साइंटिस्ट है उन्होंने एक एडवांस मॉडल निकाल दिया, तो पुराने वाले साइंटिस्ट का मॉडल था वो फेल हो गया. लेकिन पढ़ना हमेशा पड़ता है, कौन सा फेल हुआ और कौन सा नया आया है, कौन सा चल गया मॉडल, सब कुछ पढ़ना पड़ता है. ठीक है, तो देखते हैं अब हम कि पॉस्टुलेट्स क्या थे. सबसे पहले, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ठीक है, ये हमें पता है कि मैटर होता है वो किससे बना होता है, टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम एटम्स बोलते हैं. सेकेंड, एटम्स के नॉट बी डिवाइडेड, ये डिवाइड नहीं हो सकते. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिटी जब एटम है, तो एटम को और कितना डिवाइड करोगे आप. ठीक है, तो दे आर नॉट डिवाइडेड, दे आर नॉट फर्दर डिवाइडेड, ये इनडिविजिबल होते हैं. राइट. थर्ड है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये देखा देखा सुना सुना लग रहा है. ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है, और ये पूछा जाता है. आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा डाल्टन का पॉस्टुलेट है वो
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है? सो दिस इज द स्टेटमेंट कि एटम्स को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब समझ आ गया आपको? नेक्स्ट है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। एटम्स बहुत तरीके के होते हैं एंड आई थिंक 117 या 118 मैंने बताए थे आपको, अभी तक हमें नोन है एटम्स। बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम है, आयरन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या जिनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये हमारी नोबल गैस है। तो कई सारे तरीके के एटम्स हो सकते हैं। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स, ये थोड़ा सा रब हो गया था एक्चुअली, मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था एंड वो पूरी फाइल है वो करप्ट हो गई थी, सो आई एम री रिकॉर्डिंग इट। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर, सबसे पहले तो इसका मतलब समझो। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जो एटम है वो क्या करता है, आगे जाके एलिमेंट्स को बनाता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि क्लोरीन, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्लोरीन एक एलिमेंट है जो कि दो एटम ऑफ क्लोरीन से मिलकर बना है। यहाँ पे सेम टाइप के एटम मिलेंगे, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन ही कंटेन करेगा, क्लोरीन के अलावा कोई और एटम नहीं कंटेन करेगा। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है जो दो एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट जो टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है उनको कंटेन कर रहा है। सो ये मतलब है ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, मतलब यही था। एलिमेंट्स है वो किससे बने होते हैं? एटम से मिलकर बने होते हैं। ऑल राइट, सो अगर हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक है। सो क्लोरीन के केस में क्या है? क्लोरीन के केस में हमारे दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन के एटम है, ठीक है, दो क्लोरीन के एटम है, वो क्लोरीन का एलिमेंट बना रहे हैं। सो इसको मैं एटम नंबर 1 मान लेती हूँ, इसको मैं एटम नंबर 2 मान लेती हूँ, राइट। क्लोरीन ये क्या है? ये हमारा एलिमेंट है जिसमें दो एटम्स ऑफ क्लोरीन वो प्रेजेंट है। सो ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अगर हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे, वो तो होंगे क्योंकि यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो वो तो आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, सिमिलर, सेम, ठीक है। सो दे आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट हैविंग सेम मास। उनका मास सेम होता है। जैसे क्लोरीन के केस में क्लोरीन के 1 एटम का मास होता है 35.5। तो अगर क्लोरीन के एटम नंबर 1 का मास 35.5 ग्राम्स है तो क्लोरीन के सेकेंड एटम का मास भी 35.5 ग्राम होगा, ठीक है। उनका साइज भी सेम होता है। क्लोरीन के एटम 1 का जितना साइज होगा उतना ही क्लोरीन के एटम 2 का साइज होगा। एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती हैं? वो भी सेम ही होती हैं, ठीक है। वैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के केस में भी सेम होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का ले लेते हैं एग्जाम्पल। हाइड्रोजन एलिमेंट में क्या है? दो एटम ऑफ हाइड्रोजन है वो कंबाइन हुए, ये हम एटम नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो इस केस में हाइड्रोजन के एटम नंबर 1 का मास भी 1 ग्राम होगा, हाइड्रोजन के एटम नंबर 2 का मास भी 1 ग्राम होगा, दोनों का साइज भी सेम होगा, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, मतलब दोनों ही गैसियस होंगे। इस केस में क्लोरीन भी गैसियस ही होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया पॉइंट। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब सिंपल है, देखो अब हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो हमें पता है क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करें क्लोरीन एंड हाइड्रोजन के एलिमेंट की, तो क्लोरीन अलग प्रॉपर्टी रखता है, हाइड्रोजन अलग प्रॉपर्टी रखता है, राइट। सो इसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि अगर डिफरेंट एलिमेंट का हम कंपैरिजन करें तो उनके एटम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, राइट। मास हो गया, साइज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो अलग होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ कंपाउंड आर फिक्स्ड। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ कंपाउंड आर फिक्स्ड। कंपाउंड क्या होता है? जैसे हमने कहा कार्बन है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनाया, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट टाइप के एटम्स या एलिमेंट्स से मिलकर के बने होते हैं। तो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, किसी भी कंपाउंड में जो नंबर एंड काइंड ऑफ एटम है वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन का हमेशा एक ही एटम प्रेजेंट होगा एंड ऑक्सीजन का हमेशा 2 एटम्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन के हैं वो 3 एटम प्रेजेंट होंगे, तो वो कोई और कंपाउंड बन जाएगा,
ठीक है। जैसे कि वाटर है, वाटर के केस में क्या है, 2 एटम्स हमेशा हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे एंड 1 एटम हमेशा ऑक्सीजन का प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। सो इनके जो हम बोल सकते हैं एटम्स के जो नंबर होते हैं एंड काइंड ऑफ एटम है वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। देखो ये तो इतना तो पता है आपको, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम्स है वो कंबाइन होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है एक अलग एटम है, ऑक्सीजन है वो एक अलग एटम है, ठीक है। एंड वो आगे क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जो कंपाउंड बना है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं, से CO2, ये हमेशा होल नंबर में प्रेजेंट होंगे। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन है उसका आधा एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है उसका 3/2 एटम प्रेजेंट है, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसा अज्यूम ही नहीं कर सकते कोई एटम आधा कैसे प्रेजेंट हो सकता है। एटम एक होल नंबर फॉर्म में प्रेजेंट होगा 1 2 3 4 में, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 9, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हम एलिमेंट लेते हैं, एक ऑक्सीजन है हमारे पास एंड एक हाइड्रोजन है। अब इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब इन 2 अलग एलिमेंट्स को हम इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के हमारे कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। क्या मतलब है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन होकर एक बार वाटर देंगे, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम इस तरीके से भी कंबाइन कर सकते हैं कि वो H2O2 दें। ये वाटर होता है, ये होता है हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको हम एरोप्लेन फ्यूल बोलते हैं। ये एरोप्लेन्स में यूज होता है, जो फ्यूल होता है यूज वो H2O2 होता है, राइट। तो देखो एलिमेंट्स सेम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग तरीके से कंबाइन कर लिया है। दोनों केसेस में, दोनों कंपाउंड में अलग तरीके से कंबाइन, तो हमें 2 डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स इस वजह से मिले हैं। एंड इनका जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इस केस में 1:8 आएगा एंड इस केस में क्या होगा, डिफरेंट आएगा। सो जो एटम्स हैं दे कैन कंबाइन देमसेल्फ डिफरेंटली टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। एंड लास्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कौन से 2 लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में यूज हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है, एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो कि स्टेटमेंट नंबर हमारा कौन सा है, 7th, वो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड postulate और assumptions of Dalton's atomic theory बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन 9th क्लास, आपके हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। सो आई होप आपको ये थ्योरी है वो समझ में आई होगी। स्टिल कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, सो जस्ट नोट इट डाउन। नाउ विल स्टडी अबाउट दी एटम्स। एटम्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं एटम्स के बारे में, बट यहाँ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं। सो एटम्स क्या होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। हर मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है। एटम की जो यूनिट्स होती है वो बार बार रिपीट होती हैं, तब जा करके एक बड़ा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। सो सेकेंड डेफिनेशन है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। बात वही है कि स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर की होती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन है, तो मैंने सोचा इसको लिख देती हूँ, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय रेडियस। क्या मतलब है इसका, ये 3rd पॉइंट पे आ गई हूँ मैं। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाय रेडियस, मतलब अगर हम बात करें एटम के साइज की, तो एटम इज स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो एटम के साइज की जब हम बात करते हैं तो उसके रेडियस की बात करते हैं, राइट। ये रेडियस होता है ना, तो ये एटम का रेडियस हो गया। तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मतलब एटम का साइज, तो हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, मतलब उसके रेडियस को यूज करते हैं हम टू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ एनी एटम, ठीक है, राइट। सो साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय द रेडियस विच इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। एंड एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में, जिसका सिंबल nm होता है, स्मॉल n एंड स्मॉल m, ठीक है, nm। एंड 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं। सो इतना आपको समझ में आ गया कि एटम बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सो नैनोमीटर क्या है, छोटी यूनिट हो गई है। तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर्स होता है, ठीक है। कैसे याद रखना, देखो नैनो है, नैनो, नैनो का मतलब क्या होता है, पहले नैनो कार चलती थी, राइट, वो छोटी होती थी ना, तो इतना आपको समझ में आ गया कि नैनोमीटर एक छोटी यूनिट है।
तो नैनो का मतलब 9 होता है, नैनो का मतलब 9 होता है। तो 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर्स होते हैं। ठीक है, याद रखना, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये MCQ, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है। एंड एटम्स को देखने के लिए हम एक स्पेशल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, राइट। अब हम आते हैं एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, राइट। मतलब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास, अगर हम बोल रहे हैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, तो उसका क्या मतलब है। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मतलब क्या है, मास ऑफ एन एटम, क्योंकि एलिमेंट किससे बना होता है, एलिमेंट किससे बना होता है, ओवरऑल एटम से ही बना होता है, राइट। सो एटॉमिक मास सिंपल क्या है, मास ऑफ एन एटम, कि एटम का कितना मास है। एंड एटम का मास हम पहले से ही हमें पता होता है, साइंटिस्ट ने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है एटम का मास, ठीक है। सो वो हमें याद करना पड़ेगा। एंड एटॉमिक मास को आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हो, ग्राम्स में हम इसको मेजर करते हैं। जैसे हम रेडियस को या एटॉमिक साइज को नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं, वैसे ही हम एटॉमिक मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स में मेजर करते हैं ना। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग दी, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मास ऑफ देयर एटम टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब क्या है, कार्बन 12 एटम जो है, ध्यान से सुनना, कार्बन 12 इस डेफिनेशन में बहुत अटकते हैं बच्चे। कार्बन 12 एटम है, उसका मास हमको नोन है, ठीक है। कार्बन 12 यहाँ पे क्यों लिखा है, देखो कार्बन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कार्बन 14, एक होता है कार्बन 12। तो हम कार्बन 12 की बात कर रहे हैं, राइट। सो कार्बन 12 जो एटम है उसका मास हमको नोन है, ओके, जो कि है कितना, 12 ग्राम्स, ओके। सो अब अदर एटम्स या अदर एलिमेंट्स का हम मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय कंपेयरिंग दी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कर रखा है। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स इज डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन करते हैं, कंपेयरिंग द मास ऑफ देयर एटम, उन एटम्स का मास कंपेयर करना है किससे, 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। सो एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है दिस वन, दिस इज द एटॉमिक मास, ये पहले से ही कैलकुलेटेड है। और कैलकुलेट कैसे किया इन्होंने, जो एलिमेंट्स थे वो जिन एटम से मिलकर के बने थे, उन एटम्स का मास कंपेयर किया टू द 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जैसे बोलती जा रही हूँ वैसे आप लिखते जाना, हो सकता है आपको ये दिख ना रहा हो सकता है आपको स्पेलिंग वगैरह वो गलत कर दो, ठीक है। सो मैंने 1 to 20 एटम्स लिए हैं, या आप इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हो, 1 to 20 मैंने लिए हैं। एंड यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एंड दिस इज द एटॉमिक मास जिसको हमने ग्राम्स में मेजर किया। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H है एंड इसका एटॉमिक मास 1 ग्राम है। अच्छा, ये जो एटॉमिक मास है 1 एटम का मास है, 1 एटम का मास, ठीक है। हीलियम है, उसका सिंबल He होता है एंड उसका एटॉमिक मास 4 ग्राम्स है। लिथियम का सिंबल Li है, एटॉमिक मास 7 ग्राम। बेरिलियम का सिंबल Be है, एटॉमिक मास इज ये दिस वन, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, 9 ग्राम्स। बोरोन का सिंबल B है, एटॉमिक मास इज 11 ग्राम। कार्बन का सिंबल C है, एटॉमिक मास इज 12 ग्राम। नाइट्रोजन का सिंबल N है, एटॉमिक मास इज 14 ग्राम। ऑक्सीजन का O है सिंबल, एटॉमिक मास इज 16 ग्राम। फ्लोरीन का सिंबल F है, एटॉमिक मास इज 19 ग्राम। नियॉन का सिंबल Ne है, 20 ग्राम इसका एटॉमिक मास है। सोडियम का सिंबल Na है, इसका जो एटॉमिक मास है वो है 23 ग्राम्स। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, एटॉमिक मास इज 24 ग्राम्स। एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, एटॉमिक मास इज 27 ग्राम्स। सिलिकॉन Si, इसका सिंबल Si है एंड एटॉमिक मास इज 28 ग्राम। फॉस्फोरस का सिंबल P है, एटॉमिक मास इज 31 ग्राम। सल्फर का सिंबल S है, एटॉमिक मास इज 32 ग्राम्स। क्लोरीन का सिंबल Cl है, कैपिटल C स्मॉल l, एटॉमिक मास इज 35.5 ग्राम्स, ठीक है। अर्गन सिंबल इज Ar, एटॉमिक मास इज 40। पोटेशियम सिंबल इज K, एटॉमिक मास इज 39। कैल्शियम सिंबल Ca, कैपिटल C स्मॉल a, एटॉमिक मास इज 40। अब ध्यान से सुनना, देखो ये जो मैंने 1 2 3 20 लिखा है, ये इसी सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप कैल्शियम पहले लिख दे रहे हो, हाइड्रोजन बाद में, नहीं। ये सीक्वेंस होता है 1 to 20, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है।
कोशिश करो ऐसे याद करने की। या डू वन थिंग, ये जो मैंने लिखवाया है, ठीक है, आप इसको एक पेज में नोट कर लो। आप जहाँ भी मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करते हो, आप बेड में स्पेंड करते हो, बेडरूम में या स्टडी रूम है, जहाँ पे भी स्पेंड करते हो वहाँ पे इसको चिपका लो, क्योंकि ये याद करने में ना टाइम लगता है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 20 तक ही याद करना। बार बार आंखों के सामने रटना मत, रटोगे तो पक्का भूल जाओगे। होता है ऐसा, बहुत बार भूलोगे और याद करके भी भूलोगे। इसीलिए सामने लगाओ उसको, अपने सामने लगाओ। जो भी फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं ना, जो चीज़ें आपको नहीं याद होती वो दीवार के सामने लगा लिया करो, जिससे आपकी नज़रें हैं उस पर बार बार पड़ेंगी। एंड वही चीज़ है, जिस चीज़ को बार बार देखोगे तो वो आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। सो ये तो है एक तरीका, ठीक है, याद करने का। दूसरे इसमें काफ़ी सारे ट्रिक्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, हज़ारों ट्रिक्स हैं इसको याद करने के। सो कोई भी वीडियो आप देख सकते हो जो आपको आसान लगे। मैंने जानबूझ के ट्रिक नहीं बताया, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है, ठीक है, ट्रिक। तो जिसने बनाया है उसको क्रेडिट मिले तो ज़्यादा ठीक रहता है। किसी और के ट्रिक्स यूज़ करके आपको बताती तो वो ठीक नहीं रहता। अब जिसने बनाया उसको क्रेडिट मिले, उसने मेहनत की है, तो इसीलिए आप जाकर किसी का भी वीडियो देख सकते हो और ट्रिक से याद करोगे तो बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। बट हाँ, सीक्वेंस मत भूलना, सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस से ही याद करना, ठीक है। एंड एटॉमिक मास याद करने के लिए देखो, ये भी याद होना चाहिए आपको, सिंबल भी याद होने चाहिए आपको, एंड एटॉमिक मास भी याद होने चाहिए। सो एटॉमिक मास याद करने की एक ट्रिक है। जो भी एटॉमिक मास है, मैक्सिमम क्या होते हैं, डबलिंग हो जाती है मास की, लेकिन सबकी नहीं होती है। तो थोड़ा दिमाग खोल के याद करना, कैसे याद करोगे। जैसे हाइड्रोजन इसका 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर ये जो होता है ना, ये वाला, ये एटॉमिक नंबर है, मतलब ये नंबर है सीक्वेंस में, और ये एटॉमिक मास है, ठीक है। सो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका एटॉमिक मास 4 हो गया। देखो लिथियम के केस में क्या है, 3 है, तो 6 होना चाहिए था, लेकिन 7 है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि डबलिंग हो, बट मैक्सिमम टाइम डबलिंग होती है, ठीक है। जैसे कार्बन के केस में देख लो, 6 6 12, नाइट्रोजन के केस में 7 7 2 जा 14, ऑक्सीजन के केस में 8 8 2 जा 16। तो ध्यान में रखे चलना आपको कैसा है, ठीक है। लिखोगे इसको, बार बार लिखो इसको, तो अच्छे से याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने इसको। एंड ट्रिक आप देख लेना कोई भी वीडियो, ठीक है। सो एटम्स ही मुझे आज पढ़ाने थे, 2 चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड एटम्स। इन द नेक्स्ट वीडियो हम ये पढ़ेंगे कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो एटम 2 टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, एक तो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। सो क्या होती हैं वो सारी चीज़ें, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।